रहीम। प्यारे नाज़रीनों सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है कि आप सारे दोस्त अहबाब व्यू भी करते हैं और शेयर भी करते हैं हर वीडियो को, लेकिन ऑन करके जो नीचे सुर्ख रंग का सब्सक्राइब लिखा होता है उसको टच नहीं करते। इसलिए सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है उसमें आप इजाफ़ा नहीं करते। तो अब आपसे गुजारिश ये है कि आप ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल करें कि शेयर भी करें, व्यू भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी आपकी एक तरह की फेवर है, सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा का होना। तो इसके बाद आज बारी है डीज़ल पावर प्लांट की। जैसा कि पहले ही वादे किया गया था कि जनरेशन जो है, जनरेटर को अल्टरनेटर को घुमाने के लिए जो सोर्स इस्तेमाल होता है वो प्राइम मूवर कहलाता है। अगर हाइडल टरबाइन प्राइम मूवर होगी तो पावर प्लांट का नाम हाइडल पावर प्लांट होगा। अगर स्टीम टरबाइन प्राइम मूवर के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो पावर प्लांट स्टीम पावर प्लांट होगा। और इसी तरह आज डीज़ल इंजन जो है वो प्राइम मूवर के तौर पे काम करेगा जनरेटर के लिए। तो ये डीज़ल पावर प्लांट की वजाहत होगी। इसी तरह जब गैस टरबाइन प्राइम मूवर के तौर पे इस्तेमाल होगी तो गैस टरबाइन पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन में प्राइम मूवर जो है वो न्यूक्लियर पावर की हीट को इस्तेमाल करके टरबाइन जनरेटर को चलाएगी। तो आइए अब डीज़ल पावर प्लांट की तफसील में जाते हैं, यानी उसकी वजाहत करते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि लोड शेडिंग का सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था, तो इस लिहाज से घरों में भी चाइना और जापान मेड जनरेटर इस्तेमाल होने लगे थे, जो कि 500 वाट से लेके 10 केवीए यानी 500 वीए से लेके 10 केवीए तक या 500 वाट से लेके 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी में दस्तयाब होते हैं और एक ही फ्रेम में 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के साथ नस्ब होते हैं, जो कि हम अपनी लोड शेडिंग के तात्तल को मतलब ख़त्म करने के लिए जनरेटर चला लेते हैं। तो ये घरों में मतलब सिलसिला चल रहा है तकरीबन जब बिजली बंद होती है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डीज़ल पावर प्लांट हैं ये प्योरली एमरजेंसी या स्टैंड बाई सिस्टम के लिए होते हैं। जब बिजली किसी बड़े कंज्यूमर की पेरिफेरी में किसी बड़े कंज्यूमर के कंट्रोल के में बिजली बंद हो जाएगी तो वहाँ ये डीज़ल पावर प्लांट चलाया जाएगा बिजली हासिल करने के लिए। तो ये छोटे जो हैं जनरेटर, इनको चलाने के लिए पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। पेट्रोल इंजन 2 स्ट्रोक भी हो सकता है और 4 स्ट्रोक भी, जबकि ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं इनमें डीज़ल इंजन इस्तेमाल होते हैं, जो अक्सर 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर के हो सकते हैं। जब ये बड़े होंगे तो इनका लुब्रिकेशन सिस्टम, एयर सिस्टम और कूलिंग सिस्टम अलग-अलग तौर पे इंजन के साथ मुंसलिक किए जाएंगे, ये तीनों सिस्टम। तो ये जो छोटे होते हैं इनमें एयर कूलिंग ही चलती है। तो अब जो स्टैंड में फिक्स होते हैं वो छोटे इंजन 2 स्ट्रोक होते हैं
और जो बड़े पावर मतलब जनरेटरों के साथ मुंसलिक होते हैं वो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होते हैं। तो एक का जनरेटर होता है या 35 kVA 50 kVA तक भी उसको रस्सी डोर से या सेल्फ स्टार्ट से स्टार्ट किया जा सकता है, सेल्फ स्टार्टर से। तो जो इससे बड़े होते हैं उनको राड से भी करते हैं, लेकिन सेल्फ स्टार्ट का जो है बड़े जनरेटरों के लिए वो सेल्फ स्टार्टिंग का ही रिवाज आम है। तो इससे पहले कि मैं जनरेटर और डीजल इंजन की वजाहत पे जाऊं, इससे पहले मैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की वजाहत करना चाहता हूं। ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारा एक सिलेंडर की वजाहत करते हैं। ये हमारा सिलेंडर है जहां ये पिस्टन चलेगा। पिस्टन के साथ ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है। इसको नीचे केम शाफ्ट से चलाया जाता है। केम शाफ्ट घूमती है तो पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। इसको हम कहते हैं BDC, बॉटम डेड सेंटर। और यहाँ जब ये इसकी हरकत जो है ये पूरी हो जाएगी तो इसको कहते हैं टॉप TDC, हीट इंजन या थर्मोडायनामिक्स में ये वजाहत आपको मिल सकती है। BDC बॉटम डेड सेंटर और TDC टॉप डेड सेंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक जब पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तो इसको हम कहेंगे स्ट्रोक। ये अगर 2 स्ट्रोक में मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये एक साइकिल होता है, मैकेनिकल साइकिल। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये एक साइकिल है। यानी जो ये साइकिल 4 स्ट्रोक्स में पिस्टन पूरा करेगा उसको हम उस इंजन को कहते हैं 4 स्ट्रोक। जो ये साइकिल 2 स्ट्रोक्स में पूरा करेगा उसको हम कहेंगे 2 स्ट्रोक, यानी 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। सबसे पहले 2 स्ट्रोक की वजाहत करते हैं। इस तरह का इसमें सिस्टम बनाया जाता है। ये पिस्टन है। जब ये 2 स्ट्रोक में पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं। इधर कार्बोरेटर फीड करता है पेट्रोल या डीजल और हवा के मिक्सचर को। जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा यहां से यहां तक, तो ये जब इससे ऊपर जाएगा तो ये सक्शन शुरू हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो इधर ये जो कार्बोरेटर है ये पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है उसको इधर फीड करेगा और साथ ही इसके इधर स्पार्क प्लग लगा होगा जो स्पार्क करेगा। तो ये इधर से इसने आधा जो स्ट्रोक है उसमें सक्शन की, फिर आधे में इसने इसको कंप्रेस किया। तो जब ये इसको कंप्रेस किया उधर आग लगी तो आग से ये एक्सपेंड करेंगी गैसेस। असल में तो ये केमिकल मायात होती हैं ना, पेट्रोल और डीजल। तो ये जब गैसेस जो है वो खारिज होंगी तो फिर इसको पावर मिलेगी अपना पिस्टन को। तो फिर ये नीचे आएगा और नीचे इधर ये एग्जॉस्ट पोर्ट होगी और उसमें से ये पिस्टन नीचे आ जाएगा और धुआं बाहर चला जाएगा। इस तरह ये 2 स्ट्रोक में साइकिल मुकम्मल होता है तो इंजन चलता रहता है। यानी एक स्ट्रोक में सक्शन भी होती है
कंप्रेशन भी होती है और दूसरे स्ट्रोक में पावर मिलती है, फिर एग्जॉस्ट भी होता है। इसी तरह जब आप 4 स्ट्रोक में जाएंगे, 4 स्ट्रोक जो है वो पेट्रोल भी हो सकता है और डीजल भी हो सकता है। डीजल में 2 स्ट्रोक का रिवाज नहीं है, डीजल में 4 स्ट्रोक ही इंजन होता है। तो इसमें ये होता है कि ये जो सिलेंडर है इसमें पिस्टन जो है वो हरकत करता है। तो इसमें ऊपर इधर वाल्व लगे होते हैं, अगर स्पार्क प्लग हो तो इधर स्पार्क प्लग लगाया जाता है, अगर नहीं तो फिर इसमें वाल्व होते हैं। ये यहाँ सेट होता है पिस्टन इधर तक आने के लिए। तो ये जब नीचे आएगा तो सक्शन होगी, सक्शन होगी तो फिर ये कंप्रेस करेगा पेट्रोल को। तो इसकी कंप्रेशन से इसमें 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट से 2000 या 1900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की हरारत पैदा होती है, यानी कंप्रेस्ड एयर से। तो उस जो एटोमाइज़र होता है, इसमें कार्बोरेटर नहीं होता है, इसमें एटोमाइज़र होता है, नोजलें होती हैं, वो फुहार डीजल की उधर फेंकेंगी अगर स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ। तो अगर स्पार्क प्लग लगा हुआ है तो फिर स्पार्क प्लग उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह 2 स्ट्रोक में उसने किया था। तो जब ये सक्शन होगी तो फिर इसको ये दोबारा कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो इधर फिर इसको आग लग जाएगी, या कंप्रेस्ड एयर से या स्पार्क प्लग से। तो फिर पावर होगी, फिर एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा एग्जॉस्ट वाला, तो एग्जॉस्ट बाहर धुआं निकल जाएगा। इसके साथ चिमनी लगाने का यानी साइलेंसर लगाने का रिवाज भी है। तो ये है 4 स्ट्रोक की और 2 स्ट्रोक की डिटेल। यानी इसको अगर मैं अल्फाज में वाज़ेह करूं तो मैं इस तरह करूंगा कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें पोटें होती हैं, वाल्व नहीं होते, स्पार्क प्लग लगा होता है, और कार्बोरेटर जो है वो हवा और फ्यूल जो है उसका मिक्सचर जो है उसको सक्शन में जब पिस्टन की हरकत आधा स्ट्रोक तक होती है तो सक्शन करवा देता है, तो फिर उसको कंप्रेस करवाता है। जब कंप्रेस करवाता है तो स्पार्क प्लग का स्पार्क मिलता है, फिर वो फ्यूल जो है उसको आग लग जाती है। आग लगती है तो गैसेस फैलती हैं, पिस्टन को धक्का लगता है यानी पावर मिलती है, फिर वो नीचे आता है आधा स्ट्रोक। तो फिर साथ ही आगे पोर्ट होती है एग्जॉस्ट की, जब वो उससे नीचे आता है तो धुआं खारिज हो जाता है। इसी तरह जो 4 स्ट्रोक है उसमें पिस्टन ऊपर टॉप पे सेट होता है, जब उसको घुमाते हैं तो वो नीचे सक करता है, तो सक्शन का वाल्व खुलता है, तो वो आता है फ्यूल अंदर आ जाता है एटोमाइज़र की मदद से या कार्बोरेटर की मदद से। तो फिर जो सक्शन वाल्व है वो खुलता है, फ्यूल अंदर आता है, फिर उसको वो कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करके आखिर पे टॉप पे पहुंचता है तो पिस्टन तो या तो गैसेस की वजह से गर्मी पैदा होकर आग लगती है फ्यूल को, या स्पार्क प्लग की वजह से। तो फिर उसको पावर मिलती है, जब वो नीचे आता है तो फिर दूसरा वाल्व खुलता है, गैसेस बाहर खारिज हो जाती हैं। ये है इंजन को चलाने का तरीका। बाकी इस इंजन को जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल कर दिया जाता है, तो ये फिर जनरेटर को घुमाता है, अल्टीमेटली बिजली पैदा होती है। आगे जनरेटर से आपने बस पर बनाई हुई है तब, या वैसे आपने कोई पैनल बोर्ड बनाया हुआ तब, या घरेलू तौर पे किसी सॉकेट में आपने लगा लिया है प्लग, तो तब इस तरह से ये बिजली पैदा होती है। तो फ्यूल के तस्करे में मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि ये जो डीजल है इसकी 11,000 किलो कैलोरी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और चूंकि ये जो पेट्रोल डीजल होते हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.89 होती है, यानी 1 किलो लीटर में 1 किलो नहीं होता बल्कि 890 ग्राम
फ्यूल होता है। तो 890.99 को अगर हम 11,000 से ज़रब दें तो ये तकरीबन 97 समथिंग आ जाएगा, 9790, यानी 9790 आ जाएगा। तो 9790 40% इसकी होती है एफिशिएंसी, 0.4 से ज़रब दी तो ये आ गया। इसको 860 से भी तकसीम किया। अगर इस तरह ही हम करना चाहते हैं इसके अलावा तो फिर हम 9790 ज़रब इशारिया 4 करेंगे। 9790 ज़रब इशारिया 4 ये आ जाएगा 3916। तो अब हम इसको करेंगे जो 860 किलोवाट आवर की कैलोरीफिक हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी कंपैरिजन होता है 1 किलोवाट आवर जो है वो 860 किलो कैलोरी के बराबर होते हैं। तो 860 से इसको तकसीम करके हम अपने किलोवाट कर लेंगे हासिल। तो इसको हमने किया तकसीम 860 से, तो ये आ गया 4.55, यानी 4.55 किलोवाट आवर जो हैं ये हासिल होंगे 1 लीटर फ्यूल से, यानी डीजल से। 1 लीटर डीजल से 4.55 किलोवाट हासिल होंगे। तो इसी तरह से हम डीजल इंजन और ये जो हैं पेट्रोल इंजन, इसको हम करते हैं। तो इसमें एक और बात और मैं शामिल करना चाहता हूँ कि जब आप छोटे जनरेटिंग सेट जो हैं डीजल पावर प्लांट के तौर पे छोटे यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें ना तो पानी दरकार होता है, सिर्फ लुब्रिकेशन होती है, और वो भी उसके अंदर मोबिलाइल डला होता है इंजन के, और बाकी एयर कूलिंग सिस्टम होता है सारा। जब बड़े हो जाते हैं यानी 500 केवीए से ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर वाटर कूलिंग, या जैसे ये देहातों में वो आपने देखा होगा कि चक्की के लिए जो इंजन लगते हैं उसमें पंप लगा होता है, वाटर पंप, वो पानी देता है ऊपर, उसके इंजन की जैकेट होती है, उसमें से होता हुआ बाहर पानी गर्म होकर बाहर टूटी या पाइप से खारिज हो रहा होता है। तो इस तरह का सिस्टम जो है इसमें वो बाहर ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि उसको सर्कुलेट करवाया जाता है, या स्प्रे पाउंड की मदद से, या कूलिंग टावर, या वाटर कूलर टैंक होता है उसकी मदद से। इस तरह का सिस्टम इसमें रखा जाता है। तो जब ये साइज़ बड़ा होता जाता है तो 100 मेगावाट तक, 100 से 120 मेगावाट तक डीजल इंजन पावर प्लांट जो हैं ये बनाए जा सकते हैं। जो 100 से 120 पावर प्लांट होते हैं उनको अलग-अलग फंडिशन पे जनरेटर को और इंजन को ग्राउट किया जाता है। तो फिर उनको एक शाफ्ट फ्लेंज कपलिंग उनमें डाल के उनको कपल कर दिया जाता है, तो वो घूमते हैं। जो छोटे होते हैं यानी 50 मेगावाट, 70 मेगावाट या 50 से नीचे कह लें, तो उसमें बड़े बड़े गार्डर्स पे उसको फिक्स करके बोल्टिंग उसकी करके उसको नीचे मेन फाउंडेशन बना के उसको ग्राउट कर दिया जाता है। तो ये जो हैं 50 मेगावाट तक, 35 मेगावाट, 50 मेगावाट, नीचे 20 मेगावाट से ऊपर, इसके लिए कनोपी बनाई जाती है। जो 100-120 मेगावाट के पावर प्लांट होते हैं उनके लिए शेड बनाए जाते हैं, बाकायदा शेड में उनके साथ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और पैनल वगैरह नस्ब किए जाते हैं। अब मैं ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ अपना ये जो है डीजल इंजन। ये फर्ज करें कि हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन, इसके साथ हमने
इधर कर दिया जनाब। इधर हमने जनरेटर लगा दिया इसके साथ, ऐसे ही कर लेते हैं। ये है अल्टरनेटर या जनरेटर। तो इसमें से आगे मतलब जो है बिजली वो हमारी मतलब इधर चली जाएगी ऊपर, जहाँ भी मतलब हम चाहते हैं। ये इधर चली जाएगी। तो डीजल इंजन जो है हमारा, इसको इधर हम साइलेंसर लगाएंगे। इधर हम फ्यूल टैंक रखेंगे। ग्रेविटेशनल प्रेशर के तहत हम चाहेंगे कि वो आता रहे, अगर नहीं तो फिर ये जहाँ रख लें। इसमें होगा ये कि इधर हम फिल्टर लगाएंगे और इसके आगे पंप लगाएंगे। पंप से फ्यूल को फीड करवाएंगे। ये डीजल इंजन को हम फ्यूल फीडिंग करवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो इधर हम नीचे इसके साथ ही टैंक रखते हैं, ल्यूब टैंक इधर हम रखेंगे। तो इसमें भी, इसमें फिल्टर हमने पहले लगाया है, इसमें पंप पहले लगाएंगे। इसमें पंप लगेगा पहले, सर्कुलेटिंग पंप, यानी इसको सर्कुलेट करवाएगा, सर्कुलेटिंग पंप। तो फिर इसमें इसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे। तो ये हम फीड करवाएंगे इसको, लुब्रिकेशन सिस्टम। ये 20 से 30 पाउंड, 20 to 30 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से सर्कुलेट करवाया जाता है लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी फ्यूल टैंक से हमने फ्यूल फीड करवाया, ल्यूब टैंक से हमने इसको सर्कुलेट करवाया। जब ये सर्कुलेट होगा तो लाम वाला ये मोबाइल जो है ये गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो फिर हम इधर से इसको ड्रेन करवाएंगे, फिल्टर लगा देंगे, उसके ज़रिए ये ड्रेन होगा। ड्रेन जब होगा तो फिर ये आएगा ऑयल कूलर में। हम इधर ऑयल कूलर लगा देंगे, यानी एक ऑयल कूलर बना देंगे, ऑयल कूलर। इसमें से जब ये इसमें ड्रेन होके आएगा तो फिर इसके इर्द गिर्द हम वाटर जैकेट बना देंगे, वाटर जैकेट बना देंगे। इधर हम वाटर टैंक या कूलिंग टावर जो है मतलब इस तरह का हम बना लेंगे कि उसके ऊपर हम हवादार जाली लगा के या जो भी है उसका बना लेंगे। तो ये वाटर टैंक होगा हमारे पास, इसको हम कहीं से भर लेंगे। तो वाटर टैंक जो है इसमें हम ये करेंगे कि इधर से हम इसको सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए पानी को इसमें वाटर जैकेट में दाखिल करेंगे और ये इधर से होता हुआ फिर दोबारा इसमें चला जाएगा। यानी ये वाटर सक्शन या सर्कुलेटिंग पंप के ज़रिए से पानी इस वाटर कूलर से या वाटर कूलिंग टावर से, वाटर कूलर ही इसको कह लें, कूलर से ये पानी पंप के ज़रिए इधर आएगा, इधर से ये सर्कुलेट होके वापस चला जाएगा वाटर कूलर में। तो इस तरह ये जो ल्यूब ऑयल है गर्म, ये ठंडा होता रहेगा और इसमें से फिर हम जो ठंडा होगा ऑयल, इसको हम दोबारा मतलब जोड़ देंगे
ल्यूब टैंक से। अब ये जो सर्कुलेटिंग पंप है ये जब इसको खींचेगा तो ये ऑटोमेटिक इधर जो ठंडा होगा तेल वो इसमें आ जाएगा, ये इस तरह चलता रहेगा। यानी ये होगा ये कि डीजल इंजन में फ्यूल आया, फ्यूल से ये चला, इसने जनरेटर को घुमाया, इधर से गैसेस जो है साइलेंसर, ये साइलेंसर है, इससे गैसेस ज़ाया हुई बाहर खारिज हुई और शोर शराबा भी कम हुआ। तो ये जनरेटर को घुमाएगा, अल्टीमेटली इधर ये बिजली पैदा होगी, तो हमारी बिजली की ज़रूरियात पूरी होंगी। डीजल इंजन इधर फ्यूल लेगा और लुब्रिकेटिंग सिस्टम ये इसको इसके बाहर कैलिन डीजल इंजन के बाहर सर्कुलेट करवाता रहेगा, और जब ये गर्म होगा तो फिर ये इधर से नीचे आ जाएगा, नीचे आके ऑयल कूलर में आ गया, ऑयल कूलर को पानी ने ठंडा किया हुआ है या करता रहता है, और ऑयल कूलर से फिर ये ठंडा तेल इधर आएगा। इसी तरह ये इसकी लुब्रिकेशन होती रहेगी। तो फ्यूल टैंक से फ्यूल आया, लुब्रिकेशन सिस्टम ने पानी की मदद से ठंडा किया, इसको लुब्रिकेशन मिलती रही, फ्यूल मिलता रहा और डीजल इंजन चलता रहा। बाकी अब बात ये है कि 8 सिलेंडर का जो इंजन है उसको सेल्फ स्टार्ट करना, ये देखें डीजल इंजन जो छोटी छोटी गाड़ियां डीजल की होती हैं उनको वो हीटर लगा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कंप्रेशन से इतनी जल्दी तपश पैदा नहीं होती, तो वो हीटर से स्टार्ट होती है सुबह। तो जब जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो वैसे ही हो जाती हैं सेल्फ से, लेकिन जब बहुत बड़ा इंजन होगा तो उसकी सेल्फ स्टार्टिंग जो है उसके लिए भी वो हीटर वाला सिस्टम होगा, लेकिन हीटर सिस्टम उधर कारगर नहीं होगा, उधर कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल होगी। तो हम एक इधर कंप्रेसर लगाएंगे जिसको बैरूनी सोर्स से चलाएंगे, और ये 260 से 350 पाउंड पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से कंप्रेस्ड एयर करेगा। इधर एयर फिल्टर भी लगाएंगे साथ, ये कंप्रेसर से इसमें कंप्रेस्ड एयर जाएगी। जब हमने इसको स्टार्ट करना है, कंप्रेसर चलाना है, कंप्रेस्ड एयर जो है वो फिल्टर के थ्रू इधर जाएगी, तो सेल्फ स्टार्ट से ये स्टार्टर से ये डीजल इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसको बंद कर देंगे, फ्यूल चलना शुरू हो जाएगा, लुब्रिकेशन सिस्टम की सर्कुलेशन, तो ये पानी की सर्कुलेशन से ल्यूब ऑयल ठंडा होगा, ल्यूब ऑयल सर्कुलेट होकर इंजन को ठंडा करेगा, फ्यूल जो है वो चलता रहेगा। इसकी ज़रूरत स्टार्टिंग के वक्त होगी और सिलेंसर से गैसेस खारिज होती रहेंगी, और ये जनरेटर जो है ये घूमता रहेगा और बिजली पैदा होती रहेगी। ये है इसका सिस्टम जो बड़े इंजनों में, यानी 100 मेगावाट या इसके आसपास जो डीजल इंजन जनरेटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होंगे, उनका सिस्टम इस तरह से मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात यह है कि ये जो वाटर कूलिंग सिस्टम है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। सिर्फ वाटर कूलिंग की बात करते हैं कि हमने जो बहुत बड़े होते हैं पावर प्लांट, उनमें ये इंजन जो है, फर्ज करें कि ये इंजन है, इसके जो सिलेंडर हैं इनमें वाटर जैकेट होगी, तो हम इधर वाटर रख लेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इधर आता रहेगा और घूम के गर्म होके नीचे हार्ट वेल में आ जाएगा, हार्ट वेल में जमा होगा। तो फिर इसको इधर एक्सट्रैक्शन पंप से हम स्प्रे पॉन्ड में लेके जाएंगे। स्प्रे पॉन्ड में जब ये स्प्रे पॉन्ड में फुहार लगेगी पानी की, तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हम फीड कर देंगे इधर भी हम एक पंप लगा देंगे ताकि ये स्प्रे पॉन्ड से इसको उठा के इधर वाटर
कूलर में, वाटर टैंक या वाटर कूलर में डाल दें, तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। यानी ये जो सिलेंडर हैं इनमें जो प्रेशर बनता है वो 750 से 800 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर बनता है। आप देख लें इतने प्रेशर पे गर्मी कैसे होगी। तो ये अब क्लियर हो गया कि डीजल इंजन जो है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन हैं, ये ज़रूरत के मुताबिक जनरेटर के साथ फिक्स कर दिए जाते हैं। ये जो कमर्शलाइज या कारोबारी लोग हैं होते हैं, ये बना के कंज्यूमर डिमांड के मुताबिक उसको अरेंज करते हैं। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी जो अदारे होते हैं इनमें जब स्टैंड बाई सिस्टम का बंदोबस्त किया जाता है तो वो कोई ना कोई वेंडर या ठेकेदार टाइप या कंपनियां आती हैं तो वो उसके हर तरीकाकार को मोतबर रखती हैं। तो अब ये बात वादे हो गई कि ये जो 20 मेगावाट से ऊपर जब हम बनाएंगे 50 मेगावाट तक, तो कनोपी का इस्तेमाल होगा उसको साया प्रोवाइड करने के लिए। और जब 150 से ऊपर जाएंगे तो फिर शेड बनाएंगे। तो इसके लिए एक और बात जो ज़रूरी है वो ये है कि जो फ़र्ज़ करें 10 kVA का जनरेटर है, उसके साथ हमने इंजन लगाना है, तो वो कितने हार्स पावर का लगेगा। ये जो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, डायनेमो जिसे कहते हैं, डीसी जनरेटर भी और डीसी मोटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर 10 किलोवाट का जनरेटर है, उसको बतौर मोटर चलाएंगे तो वो 11 वाट की 11 किलोवाट की, यानी 10 किलोवाट का जनरेटर है, उसको जब हम मोटर के तौर पे चलाएंगे तो वो 11 किलोवाट की हो जाएगी, क्योंकि जनरेटर के लॉसेस अंदर आ जाते हैं, पावर बाहर आती है। मोटर को जो पावर आप देते हैं वो लॉसेस प्लस करके देते हैं। इसी तरह ये जो अल्टरनेटर है, ये इसको जब हम सिंक्रोनस मशीन कहते हैं, तो ये भी डायनेमो की तरह है। अगर हम उससे बिजली लेंगे तो अल्टरनेटर होगा, अगर हम उससे मैकेनिकल पावर इस्तेमाल करेंगे तो वो सिंक्रोनस मोटर होगी। सिंक्रोनस मोटर जो है वो एक तो लोड भी उठा सकती है, दूसरा वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी ओवर एक्साइटिंग अगर करेंगे, एक्साइटर से उसके पोल जो हैं उसको ओवर एक्साइट करेंगे तो वो लीडिंग पावर फैक्टर, और जब उसको हम अंडर एक्साइट रखेंगे तो वो लैगिंग पावर फैक्टर देगी। तो इसलिए हम 10 kVA को अगर 10% इसमें जमा करते हैं तो ये 11 kVA हो जाता है। तो 11 kVA को अगर हम 1/34 जो FPS सिस्टम है, 1/36 जो MKS सिस्टम है, इसमें इतने हार्स पावर जो हैं ये 1 किलोवाट या 1 kVA को जाहिर करते हैं। तो 10 kVA का जो जनरेटर है, फिर उसको हम जब 11 करेंगे 11 kVA, तो 11 kVA से हम ज़रब दें 1/34 को, तो ये 14/74 हो जाएगा। अगर हम 36 से ज़रब देते हैं तो ये 14/96 हो जाएगा। 14/76 हो या 14/96 हो, इसको हम 15 हार्स पावर रखेंगे। यानी जो मैकेनिकल जो ऑटो इंजन है, ये जनरेटर की कैपेसिटी अगर 10 kVA है तो ऑटो इंजन की कैपेसिटी 15 हार्स पावर रखी जाएगी। इसी तरह से आप जितना भी जनरेटर लगाएंगे उसके साथ मैकेनिकल पावर के लिए जो ऑटो इंजन इस्तेमाल होगा, वो डीजल हो या पेट्रोल हो, उसकी हार्स पावर रेटिंग इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो अब इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। ये डीजल इंजन या डीजल पावर प्लांट की वजाहत मैंने अपने तौर पे कर दी है। अगर इसके लिए कोई बात मेरी तरफ से रह गई हो तो मुझे फीडबैक से आगाह करें, आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।